फ्रेंड्स, मैं लोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के अगले पार्ट में, जिसमें पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, अर्थात कैल्कोलिथिक पीरियड। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों को पढ़ा है लौह युग के बारे में, पाषाण युग के बारे में तथा कुछ इतिहास की बेसिक जानकारी को पढ़ा है पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मानव अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए जिस चीज का इस्तेमाल जिस समय किया उसका उसी युग का उसका जो नाम है उसी के आधार पर रखा गया। अर्थात जिस युग में मानव अपनी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया तो उसे पाषाण युग कहा गया। लोहे का जिस समय इस्तेमाल किया गया उसे लौह युग कहा गया। ठीक उसी प्रकार जिस युग में मानव तांबे और पत्थर दोनों के बने औजार का इस्तेमाल किया एवं अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया तो उस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। ताम्र अर्थात तांबा और पाषाण अर्थात पत्थर, अर्थात ताम्र पाषाण काल तांबे एवं पत्थर से बने औजार का इस्तेमाल या फिर अन्य कामों के लिए जो इस्तेमाल किया मनुष्य अपनी सुविधा के लिए, उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि पहला हम लिखें क्यों कहा गया। तो क्यों कहा गया हम लोग समझ गए क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें मानव अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए तांबा एवं पत्थर से बने औजार का इस्तेमाल किया था, इस कारण कहा गया। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता या संस्कृति, अर्थात उस समय कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता अर्थात जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सभ्यता अर्थात उस समय जिसमें मानव जहां रहता था उस समय लोगों का एक समूह से जो एक सभ्यता का निर्माण हुआ उसी को कहा गया है। तो हम देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल में कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति विकसित हुई थी, यह पश्चिमी, जैसा कि लिखा गया पाया गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया गया था मालवा संस्कृति। फिर है गणेश्वर संस्कृति, यह राजस्थान के बनास नदी के पास पाया गया था। और आहड़ संस्कृति, यह राजस्थान के गिलकुंड और तंबावती में पाया गया था। तंबावती इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर तांबे की कुछ साक्ष्य मिले थे, इसके कारण उसे तंबावती कहा गया। और जोरवे संस्कृति यह पश्चिमी महाराष्ट्र में पाया गया था, इस कारण इसको जोरवे संस्कृति कहा गया, उस जगह पर पाया गया था। तो ये थी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता जो जहां पाया गया। इसमें दोस्तों उतना ज्यादा कुछ डिटेल से नहीं याद रखनी है, कब हुआ था, कौन सी सभ्यता थी, कब इसका नाम क्यों दिया गया, ज्यादा डिटेल उतना जरूरत नहीं है। एग्जाम में जनरल यही पूछे जाते हैं कि मालवा संस्कृति जो थी उसके साक्ष्य कहां से मिले। जनरल इतना सवाल पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया कि मालवा संस्कृति कहां पाया गया, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान के बनास नदी के पास, ये राजस्थान के गिलकुंड और तंबावती में, और ये जोरवे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में। अब जो इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव जो है अपनी सुविधा के लिए सर्वप्रथम तांबा का इस्तेमाल किया था, नॉट लोहा का इस्तेमाल नहीं किया था, तांबा का इस्तेमाल किया था सबसे पहले मानव। ठीक है, फिर आगे है आहड़ सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का समकालीन कहा जाता था। देखिए, जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता या संस्कृति से कहा गया है। आहड़ सभ्यता जो था इसे हड़प्पा सभ्यता का समकालीन कहा जाता है। समकालीन अर्थात जिस समय हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उसी समय आहड़ सभ्यता भी चल रही थी, अर्थात दोनों एक समय चल रहा था, उसी कारण इसको कहा गया समकालीन। सम अर्थात सेम या बराबर, कालीन इस काल, अर्थात आहड़ सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक समय में चल रही थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता किसका समकालीन कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता का। फिर आगे है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक शोध कार्य पश्चिमी महाराष्ट्र में किया गया था। सबसे ज्यादा जो था ताम्र पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य मिले थे महाराष्ट्र में ही मिले थे, जिसके कारण सबसे अधिक जो शोध कार्य हुआ महाराष्ट्र में ही हुआ। और महाराष्ट्र के कुछ खास जगह थे जहां पर इसके कुछ साक्ष्य मिले, जैसे महाराष्ट्र के दायमावाद, जोरवे, नेवासा, नासिक, चंदौली, सोनारगांव, इनामगांव,
ये प्रमुख स्थान है जहां ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं। इस कारण सबसे अधिक शोध कार्य भी वहीं हुआ। उसके बाद है अगला जो मुख्य बातें हैं, दाइमावाद से मिले साक्ष्य। महाराष्ट्र का जो दाइमावाद था वहां से तांबा का रथ मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तांबा का जो रथ मिला है कहां से मिला है, तो महाराष्ट्र के दाइमावाद से तांबा का रथ मिला है। इसके अलावा मकान की किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। किलेबंदी अर्थात दुर्गीकरण। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चीन की दीवार का नाम सुने होंगे। चीन की दीवार इतनी विशाल है, इतने विस्तृत है, जिसको कहा जाता है कि दूसरे ग्रह से भी दिखाई पड़ते हैं। तो चीन की दीवार का निर्माण क्यों हुआ था, तो हम लोग पढ़े या तो फिर आगे पढ़ेंगे कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए बनाया गया था चीन की दीवार। ठीक उसी प्रकार मकान की जो साक्ष्य मिले हैं, दाइमावाद से जो मकान के साक्ष्य मिले हैं जहां पे दुर्गीकरण किया हुआ है, दुर्गीकरण अर्थात घेरा हुआ चारों ओर से, एक मकान है जिसके चारों ओर घेरा हुआ है, इसी को कहा जाता है दुर्गीकरण। तो ये क्यों किया गया होगा, तो ये भी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए ही किया गया होगा। तो दाइमावाद से दो प्रमुख साक्ष्य मिले, तांबा का रथ और मकान की किलेबंदी। उसके बाद है इनाम गांव से मिले साक्ष्य, मातृ देवी की मूर्ति। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी क्या होती है, क्या थी उस समय, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लें कि इनाम गांव, महाराष्ट्र के इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और एक इसमें प्रमुख बात है कि 5 कमरों वाला मकान मिला है। एक मकान था जिसके अंदर 5 कमरा बना हुआ था, इसका साक्ष्य मिला है महाराष्ट्र के इनाम गांव से। अब है जो कुछ प्रमुख बातें जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है, खास करके ये सोहन घाटी, कुछ प्रमुख घाटी है और ये कहां है उसके बारे में है। जैसे सोहन घाटी है, तो सोहन घाटी कहां पर है, तो पाकिस्तान में, बहुत बार पूछा है सोहन घाटी कहां है, कहां पाया गया था, तो पाकिस्तान में पाया गया था। फिर है बेलन घाटी यूपी में पाया गया था, उत्तर प्रदेश में। और बनास घाटी राजस्थान में है जहां इसके साक्ष्य पाए गए। और है अगला नर्मदा घाटी, ये मध्य प्रदेश में पाया गया। और कोरतल यार घाटी, ये तमिलनाडु में पाया गया। तो दोस्तों ये था ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख बातें जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने उतना ही क्वेश्चन को से रिलेटेड तथ्यों को कलेक्ट किया है जो एग्जाम से के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताम्रपाषाण कालीन विशेष पढ़ने की बहुत सारी लंबी चौड़ी है, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इतना हम लोग आसानी से इसको अच्छा से हम लोग कर लें। इसका नोट्स जरूर बनाएं और कॉपी में जरूर इसका नोट करें ताकि लंबे समय तक याद किया जा सके। तो ये था हमारा ताम्रपाषाण कालीन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर देखिएगा आप लोग। और अगर इसके पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, 2 पार्ट में है, जिसमें कि बहुत सारे बेसिक चीजों को बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।